प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। इन दिनों कक्षा 11-12 की पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला हम आयोजित कर रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए, और कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड को हम पढ़ रहे हैं। आरोह कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है और उसके काव्य खंड को पढ़ रहे हैं। तो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के लिए आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। इसको हम देखना शुरू करते हैं। आज हम जिन कवि को पढ़ रहे हैं उनका नाम त्रिलोचन है। देखिए, कवि को जानने के साथ आपको ये जरूर जानना है कि वो किस काव्य आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो त्रिलोचन के लिए आपके पास पहली जानकारी है, वो प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। मार्क्स के दर्शन से अनुप्राणित, मार्क्स के दर्शन को मानने वाले कवि प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। कभी कभी कोई दूसरा शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द जनवादी है। प्रगतिवादी, प्रगतिशील या जनवादी एक ही शब्द के 3 रूपांतरण हैं। त्रिलोचन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, ये आपके लिए पहली सूचना है। इसे देखना शुरू करिए। मेरा आप सब लोगों को सुझाव है कि पाठ्य पुस्तक को अपने निकट रखिए ताकि आप वीडियो देखकर साथ शब्दार्थ लिख सकें, और पंक्ति दर पंक्ति मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसके अर्थ समझा रहा हूं, इसको देखिए। त्रिलोचन की काव्य पंक्ति से उन्होंने शुरू किया है। मेरा घर उनके एक काव्य संग्रह है। इससे इस कविता की पंक्तियों से उन्होंने शुरू किया है। देखिए, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। त्रिलोचन की पंक्ति है कि कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। जीने के लिए सपने होने चाहिए, और कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ साथ है। कभी कभी पांव है, कभी कभी हाथ है। कविताएं सपने भी है और कविताएं जीवन भी है। कभी वो पांव हो सकती है, कभी वो हाथ हो सकती है। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। देखिए, त्रिलोचन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि, उनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। लेखकों के मूल नाम पर प्रश्न पूछा जाना बनता है, तो इसको याद रखना है आपको। उनका जन्म 1917 में हुआ। आपके पाठ्य पुस्तक ने मृत्यु उनकी दी नहीं है, तो 2007 में उनकी मृत्यु हुई है, इसको लिख लेना है। 1917 से 2007 उनका जीवन काल है। 1917 में चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ है। उनके काव्य संग्रह जो भी कवि पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, उनके काव्य संग्रहों को हमको लिखकर याद कर लेना है। महत्वपूर्ण है तो वर्ष भी याद कर लेना है, नहीं कविता का नाम तो हमको जरूर याद करना है। धरती उनका एक काव्य संग्रह है। गुलाब और बुलबुल उनका काव्य संग्रह है। दिगंत उनका एक काव्य संग्रह है। और ताप के ताए हुए दिन उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य संग्रह मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि ताप के ताए हुए दिन पर उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। एक तो साहित्य अकादमी की सूची हम एक अलग से कक्षा भी करेंगे उस पर, लेकिन जब मैं साथ साथ बताते चलूं कि कवि को इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है 1982 में ताप के ताए हुए दिन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सब तरह से प्रश्न बनता है, त्रिलोचन को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला है, यह प्रश्न बनता है। या ताप के ताए हुए दिन किस विधा की रचना है, इस पर सवाल बनता है। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है, यह प्रश्न बनता है। आपको याद रखना है त्रिलोचन की कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन 1982, इसको काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। शब्द उनका एक काव्य संग्रह है। उस जनपद का कवि हूं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अर्घान उनका एक काव्य संग्रह है। तुम्हें सौंपता हूं, यह काव्य संग्रह है। चैती उनका एक काव्य संग्रह है। अमोला उनका काव्य संग्रह है। मेरा घर उनका काव्य संग्रह है। जीने की कला उनका काव्य संग्रह है। आप लोग कवि परिचय का तो एक रजिस्टर डालिए। कवि परिचय पर मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका भी यही नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह, एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर कवियों और लेखकों के परिचय की वॉइस क्लास की एक श्रृंखला चला रहा हूँ। आप उसको भी सुनकर याद कर सकते हैं। और कवि परिचय पर अलग से मैं वीडियो डालने का भी प्रयास करूंगा, पर आप एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करिए जिसमें कवि परिचय लिख लीजिए। केवल कवि परिचय ही उसमें लिखे जाएं और आप उनको लगातार दोहराते रहिए ताकि कवि परिचय
याद हो पाठ्यक्रम का हिस्सा है, साहित्य इतिहास में भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। देखना शुरू करिए। देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये उनके गद्य हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो शब्दकोश या थ्यारस साहित्य कोश, उसमें उनका विशेष योगदान है त्रिलोचन का। तो इस पर भी हमारे लिए एक प्रश्न बनता है। साहित्य अकादमी सम्मान उनको मिला है, शलाका सम्मान उनको मिला है, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का उनको मिला है। उसमें से साहित्य अकादमी सम्मान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपको याद ही रखना है, ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी सम्मान मिला है। देखिए, हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पहली पंक्ति उनके कवि परिचय का एक प्रश्न है। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं, बहुत सारी भाषाएं जानने के लिए। डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास या आधुनिक काव्य, उनके जो निबंध हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के, त्रिलोचन के विषय में उन्होंने विस्तार से लिखा है। आप उन पुस्तकों में भी देख सकते हैं। त्रिलोचन भाषा के जबरदस्त जानकार हैं। प्रसंगवश, हालांकि परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको कि वो लाहौर से शास्त्री थे। संस्कृत में शास्त्री उन्होंने लाहौर से किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे, पर वो संस्कृत में शास्त्री हैं, इसलिए उनका नाम त्रिलोचन शास्त्री ऐसा साहित्य इतिहास की पुस्तकों में लिखा मिलता है। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं है, उनकी विद्वत्ता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं है। जैसे आचार्य केशव की विद्वत्ता उनकी कविता के लिए बोझ थी, ऐसा त्रिलोचन शास्त्री के साथ नहीं है। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, जो धीमी लय जीवन में है उसके कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा उनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। त्वरा का अर्थ होता है जल्दबाजी, त्वरा का अर्थ है गति। तो उनकी कविताओं में गति नहीं है, तोड़ मरोड़ नहीं है, बहुत धीमी लय उनकी कविताओं में मौजूद है। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से युक्त मुक्त है। छायावादी रोमानियत का अर्थ क्या है? रोमानियत का अर्थ है प्रेम, अंग्रेजी शब्द है रोमांस। तो छायावाद की कविता जिसमें भीतर ही प्रेम छिपा हुआ है, सूक्ष्म संकेत प्रेम के। छायावाद तो कविता ही सूक्ष्म है, लेकिन वो प्रगतिवादी कवि है। रोमानियत से मुक्त है उनकी कविता, तथा उसका ठेठ ठाठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट, अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सोनेट अंग्रेजी भाषा में एक छंद होता है, एक स्टेंजा होता है 14 पंक्तियों का। ये भी पूछा जाने जैसा है। सोनेट में कितनी पंक्तियां? 14 पंक्तियां। 14 पंक्तियों का एक छंद होता है सोनेट। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक, जिस साल मैं वरिष्ठ अध्यापक चयनित हुआ, व्याख्याता होने से पहले वरिष्ठ अध्यापक चयनित हुआ, उस प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न था कि हिंदी के किस कवि को सोनेट छंद सिद्ध है, किस कवि ने सोनेट छंद में बहुत कविताएं लिखी हैं। तो त्रिलोचन उनका नाम है। त्रिलोचन सोनेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। कवि परिचय के उस रजिस्टर में आप ये महत्वपूर्ण जानकारियां साथ साथ लिखते रहिए। देखिए, त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रकृति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच में फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता कि विषय वस्तु क्या है और उसका रूप क्या है। इसके बीच में कोई गुंजाइश वो नहीं छोड़ते। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। देखिए, इसकी भाषा ही एकदम ठेठ ग्रामीण है। काले काले अक्षर, अक्षर नहीं लिखा है उन्होंने, अक्षर लिखा है। तत्सम भाषा। ऐसा सीधा प्रश्न बनता है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता की भाषा क्या है? तद्भव। या ग्रामीण बोलचाल की भाषा? ठीक उत्तर होगा ग्रामीण बोलचाल की भाषा, आम जीवन की भाषा, तद्भव, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो अक्षर, अक्षर नहीं लिखा, अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती का अर्थ है पहचानती। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती,
ये कहाँ से लिया गया है? काव्य संग्रह धरती काव्य संग्रह से लिया गया। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन का अर्थ समझिए, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, त्रिलोचन देखिए प्रगतिशील कवि हैं, उनकी कविता को इसी ढंग से समझिए। प्रगतिशील व्यक्ति हैं, सभी चीजें मार्क्स के दर्शन के आधार पर ही देखते हैं। तो गांव में जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, खेती से उसका काम नहीं चलता, उसको मजदूरी करनी पड़ती है और मजदूरी बहुत दूर करनी पड़ती है। तो पलायन मजदूरी की व्यथा को दिखाता है। वो कहीं दिल्ली रहता है, कलकत्ता रहता है, बंगलुरु रहता है। ये पलायन, इस पलायन की बात इस कविता में हो रही है। देखिए, पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। तो काले काले अक्षर, अभी भी कोई ऐसा रह गया है जो अक्षर को काले काले अक्षर कहता है? ये हमारा जो व्यवस्था है उसके फेलियर को दिखाता है। चंपा अभी भी अक्षरों को काले काले कह रही, हमें आजाद हुई इतने वर्ष हो गए, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में निश्चय ही कोई अंतर विरोध है, इसको ये उजागर करता है। इस पंक्ति पर सवाल पूछना बनता है। देखिए, दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से परिचय कराता है कि आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, यानी व्यक्ति कमाने खाने के लिए कहीं बाहर चला जाता है, उसका संयुक्त परिवार बिखर जाता है। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। उसको मालूम नहीं है कि वो शोषण व्यवस्था का विरोध कर रही है, अनजाने ही शोषण व्यवस्था के खिलाफ है। यहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। उस भोली ग्रामीण अनपढ़ लड़की को मालूम नहीं भविष्य कैसा होने वाला है, उसके भीतर एक खतरा है। जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है, वह कहती है कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरे। कलकत्ता जो बड़ा शहर है उस पर वज्र गिरे, क्यों कहती है चंपा? इस कविता में देखेंगे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरी यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करता है कि वो जो तुम्हारा बड़ा शहर है उस पर वज्र गिरे, हम यहीं ठीक हैं, ऐसा कहना चाहती है चंपा। तो देखना शुरू करिए, बड़ी सीधी सरल दिलचस्प संदेश देने वाली कविता। और उसकी भाषा देखिए आप। त्रिलोचन जो शास्त्रीय हैं, शास्त्रीयता का बोझ अपने पर नहीं रखते, कैसी भाषा लिखते हैं, जन भाषा लिखते हैं, जनवादी कवि हैं त्रिलोचन। देखिए, मैंने शब्द आपको पहले ही बता दिया, प्रगतिवादी कवियों के लिए जो दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है जनवादी, लोगों की भाषा बोलने वाले कवि हैं। देखिए, कविता को देखना शुरू करते हैं हम। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चिन्हती शब्द का अर्थ लिखते चलिएगा, साथ साथ पहचानती। चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। और जब लेखक पढ़ने लगता है तो चंपा आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, जब वो पढ़ते हैं त्रिलोचन तो चंपा सुनती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसको बहुत अचंबा है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। ये काली काली जो चीजें हैं उनसे कैसे स्वर निकला करते। देखिए, एक तस्वीर भी दी गई है। इस तस्वीर में एक लेखक पढ़ रहे हैं और एक लड़की जो है खड़ी है, किताबों की अलमारी है, लेकिन लड़की को कुछ मालूम नहीं है कि इन काली काली चीजों से कैसे कोई स्वर निकल सकता है। देखिए, चंपा सुंदर की लड़की है और सुंदर ग्वाला है। चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। वो गाय भैंसे रखता है तो चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अपने जानवरों को चराने जाती है। बहुत सीधा सवाल है त्रिलोचन का इस पंक्ति में कि क्यों नहीं चंपा स्कूल जाती। आपने कैसी व्यवस्था बनाई कि चंपा को मालूम नहीं चल रहा है कि कैसे पढ़ा जाता है, वो अभी भी स्कूल नहीं जा रही है। हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। देखिए, पाठ परिचय में पंक्ति लिखी है कि शिक्षा के अंतर विरोध को उजागर करती है कविता। देखिए, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है,
जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो चंपा बहुत अच्छी और नटखट लड़की है। उसके नटखट होने का प्रमाण क्या है कि वो पेन चुरा लेती है, इधर उधर छुपा देती है, शरारत करती है। जब लेखक पेन ढूंढने जाता है तो कागज गायब कर देती है। ये उसके नटखट होने का प्रमाण है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। गोदना का अर्थ है लिखना। चंपा लिखना शब्द भी नहीं जानती। वो कह रही तुम कागज गोदा करते हो। गोदा करते हो यानी लिखते रहते हो पूरा दिन। क्या डिजाइन बनाते हो इस पर? चंपा को मालूम नहीं लिखते कैसे। क्या यह काम बहुत अच्छा है? ये कोई अच्छी बात है क्या? तुम पूरे दिन लिखते रहते हो, क्यों लिखते रहते हो? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। लेखक उसको कोई प्रश्न नहीं देता, कोई उत्तर नहीं देता, तो चुप रह जाता है। तो चंपा भी चुप रह जाती है, हंस देता है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ो। हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े यानी संकट में। संकट में विद्या तुम्हारे कामों को सिद्ध करने वाली है। हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो गांधी बाबा की भी इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने कहा मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा को समझ नहीं आ रहा है कि अच्छे लोग पढ़ते लिखते हैं। चंपा कह रहे पढ़ने लिखने से मेरा कोई नाता नहीं है, और तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। जब अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ लेना बहुत अच्छी बात है, ऐसा समझाने का प्रयास किया। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। गोना एक रस्म जिसके बाद कोई लड़की ससुराल जाती है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। उसका कलकत्ता जाना उस शब्द को प्रकट करता है जो पाठ की भूमिका में लिखा है पलायन। उसको अपना घर गांव छोड़ देना पड़ता है कमाई की मजबूरी के लिए। तो देखिए, कुछ दिन बालम संग साथ रह जाएगा, रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है चंपा। उसको तुम पत्र कैसे लिखोगी? चंपा बोली। चंपा का जवाब सुनिए, देखने जैसा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, तुम बिल्कुल झूठे हो। देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। यह है शिक्षा का अंतर विरोध। वो पढ़ा लिखा है फिर भी झूठ बोलता है। तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, ऐसा चंपा सोचती है कि तुम पढ़े लिखे हो फिर भी झूठे हो। पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, कभी विवाह नहीं करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ते में कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर गिरे यानी वज्र गिरे। कलकत्ता तो नष्ट ही हो जाए, कलकत्ता चूल्हे में जाए, ऐसा कह रही है चंपा। कलकत्ते पर वज्र गिरे। और याद रखना, त्रिलोचन के मस्तिष्क में कलकत्ता किसका प्रतीक है? कलकत्ता शोषक व्यवस्था का प्रतीक है। अंग्रेजों के जमाने में राजधानी थी। प्रसंगवश आपको बता दे रहा हूं, मिर्जा गालिब भी कलकत्ता गए थे। उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि कलकत्ते का जिक्र तुमने किया हमनशी, कि एक तीर सा मारा मेरे जिगर में, हाय हाय। कलकत्ता उनको बहुत पसंद पड़ा, मिर्जा गालिब को वो शहर। तो देखिए, कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते की यात्रा बहुत कष्टप्रद रही उनके लिए, पर शहर पसंद पड़ा उनको। कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ता त्रिलोचन के हिसाब से शोषक व्यवस्था का प्रतीक है। और हमारी जो काव्य नायिका चंपा है, वो अनजाने में, उसको नहीं मालूम कलकत्ते पर बजर गिरे, वो नहीं जानती पूंजीवाद, शोषक, शोषण। लेकिन अनजाने ही वो शोषण व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ खड़ी नजर आती है। और अभी वो पढ़ नहीं सकी है। ये व्यवस्था का एकदम फेलियर है, ऐसा त्रिलोचन इस कविता में
कह रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।